बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स 2024 चैप्टर नंबर 17 सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और इसका पार्ट 3 करने जा रहे हैं हम। पार्ट 3 कार्नोट इंजन और उसके बाद कार्नोट साइकिल। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। पार्ट 2 अगर आपने देखना है तो हमेशा बताता हूँ वीडियो में आपको ऊपर देखिए, ऊपर लिंक मिल जाएगा। हर वीडियो में ऊपर देखेंगे आप लिंक मिल जाएगा पिछले पार्ट का, अगर आप नए आए हैं तो। और आगे आने वाले पार्ट का आपको लिंक मिलेगा वीडियो के एंड में, इसी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और हर वीडियो के एंड में मैं सेकंड ईयर केमिस्ट्री की का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 का भी लिंक दे देता हूँ। तो पार्ट 1 सेकंड ईयर, आप सेकंड ईयर में हैं, फिज़िक्स देख रहे हैं तो केमिस्ट्री भी यकीनन देखेंगे। कंप्लीट केमिस्ट्री मौजूद है, 13 चैप्टर्स पूरे के पूरे अपलोड जो हुए वे पड़े हुए हैं। उसमें ग्रैंड टेस्ट भी मौजूद है नोमेनक्लेचर का। तो आप पार्ट 1 देखें, इस वीडियो के आखिर में आपको लिंक मिलेगा। आप पार्ट 1 देखें, उसी के साथ पार्ट 2 कनेक्ट है, पार्ट 2 के साथ 3 कनेक्ट है। इस तरह पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स के सारे पार्ट्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। 132-34 वीडियोज़ हैं। आपकी केमिस्ट्री निमट गई आराम से, बग़ैर किसी टेंशन के। ठीक है भाई, आगे चलते हैं क्योंकि अब टेंशन मज़ीद होने वाली है ना। ये देखें, ये कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन जो है, ये शुरू करने से पहले मेरा भी गला ख़राब हो गया, क्योंकि है ही इतना भाई तकलीफ़ दे। अब तकलीफ़ दे नहीं है, इसकी अहमियत को पहले समझ लें। आपको इसको वक्त देना पड़ेगा। आप तवज्जो देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप खेलते कूदते हुए मेरी बात सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप भूल जाइए कि आप इस चैप्टर की प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाएंगे, डेरिवेशंस को हैंडल कर पाएंगे। इतना अहम तरीन टॉपिक है ये। और ये आगे आने वाले चैप्टर्स और उनमें मौजूद टॉपिक्स जो है ना, वो भी आपके लिए मुसीबत बन जाएंगे। तो आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है। इसकी अहमियत को समझें कि ये कितना अहम है। अगर इग्नोर करेंगे, चुटकियों में उड़ा देंगे, जैसे कि कॉलेज एकेडमीज़ वगैरह में होता है, ये हुआ ख़त्म हो गई कहानी। नहीं, इसको सीखें, इसको सीखें, ये ज़रूरी है। क्योंकि आप आगे ई कैट, MD कैट, और अगर इंडिया से बच्चे हैं हमारे साथ तो जी, नीट, मेंस, एडवांस, इनके टेस्ट वगैरह जो वो देते हैं तो उनके लिए भी जो है वो मुसीबत बन जाएगी। क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं इसको, मसला हल नहीं होगा। ये इसका पिछला चैप्टर जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मैंने उस पिछले चैप्टर को पेट्रोल कहा था और इस चैप्टर को मैंने इंजन कहा था, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट हैं, दोनों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट हैं। आप पिछले चैप्टर का पार्ट 1 देख के तरतीब से पूरा आगे चलें, ये दो चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ठीक है। बहरहाल बातें बहुत हो गई, अब आगे चलते हैं इसकी तरफ। पिछला क्विक रिव्यू जो है वो मैं आपको बता दूं। हमने इससे पहले जो पेट्रोल और डीजल इंजन देखा था, मसला क्या था। आप देखिए, ये चाहते हैं ना कि अगर आपने 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया है अपनी बाइक के अंदर, तो वो 100 रुपये का पेट्रोल 100 रुपये का काम भी दे। यही बात है ना, आसान सी बात है। 100 रुपये का पेट्रोल, ठीक है, 100 रुपये का ही काम दे। जितना पेट्रोल डाला है उतना तो काम लें ना। लेकिन फिर आपको पता लगता है कि भाईजान जितने का पेट्रोल आप डाल रहे हैं ना, इस 100 रुपये के पेट्रोल में से काम 100 रुपये का नहीं मिल रहा आपको, बल्कि काम आपको मिल रहा है 40 रुपये का। या फिर आपको बोला जाएगा काम आपको मिल रहा है सिर्फ 25 रुपये का, बाकी 75 रुपये कहाँ गए, 75 रुपीज़ कहाँ गए, वो लॉस्ट हो गए, वो ज़ाया हो गए। सोचिए आप, आग नहीं लग जाएगी आपको? आप बोलेंगे यार अच्छी मुसीबत है ये। और भाई सिर्फ ये आग आपको ही नहीं लग रही, पूरी दुनिया में लग रही है। जो लोग भी गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, बाइक, ये वो, कोई भी मशीन है, ठीक है, जिसमें इंजन लगा हुआ है, आप जितना पेट्रोल डालते हैं उसमें सिर्फ 25% ही पेट्रोल गाड़ी को चलाने में इस्तेमाल होता है। बाकी 75% पेट्रोल ज़ाया हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, एनवायरनमेंट में चला जाता है। समझ में आ गई बात? अब क्या कर रहे हैं साइंटिस्ट बहुत पहले से ये कोशिशों में है कि यार ऐसा इंजन बनाया जाए जो आपको एफिशिएंसी 100% दे। आप यही बात बोलेंगे ना जब आप किसी चीज़ को कहते हैं यार बड़ी एफिशिएंट है, बड़ी एफिशिएंट, मतलब उसको आप ये कहेंगे कि यार जितना इसमें गाड़ी मेरी बड़ी एफिशिएंट है। क्यों? मैं 100 रुपये का पेट्रोल डाल रहा हूँ और 100 रुपये का ही मुझे काम करके दे रही है।
इतना ही चल रही है। ठीक है, तो आप एफिशिएंट चाहते हैं 100%, लेकिन पता लगता है कि आपको एफिशिएंसी जो दे रही है आपकी गाड़ी वो 100% नहीं दे रही, 25% दे रही है भाई। सिर्फ 25% एफिशिएंट है वो, बस। आप 100 रुपये का खर्चा कर रहे हैं और 25 रुपये तक आपको मामला मिल रहा है, आपका इंजन, आपका पेट्रोल। समझ में आ गई बात, है ना? तो साइंटिस्ट इस चक्कर में लगे हुए थे कि बहुत टाइम से, लेकिन ये अभी तक बन नहीं सका, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। यही तो लॉर्ड केल्विन भी कहता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही तो है कि भाई पूरे तरीके से काम नहीं लिया जा सकता। क्लॉजियस की स्टेटमेंट के अंदर भी तो यही बात है, वो रेफ्रिजरेटर की बात करता है, अगला टॉपिक रेफ्रिजरेटर का है, वो भी तो यही बात करता है कि पूरे तरीके से काम नहीं लिया जा सकता। 100% एफिशिएंट इंजन नहीं होता, नहीं होता कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट। आप चाह रहे हैं 100 रुपये का पेट्रोल डालूं तो 100 रुपये का ही वो मुझे काम करके दे दे, ये नहीं होगा। कोई भी इंजन 100 रुपये के पेट्रोल में 100 रुपये का काम नहीं करके देगा, 25% काम करके देगा, 25% एफिशिएंट होगा, बाकी 75% एनवायरनमेंट में लॉस हो जाएगा, वेस्टेज हो जाएगी। समझ आ गई बात? अब ये कार्नोट इंजन है, कार्नोट साइकिल, और इसके साथ ये कार्नोट इंजन। कार्नोट साइकिल में कार्नोट इंजन जो है, ये कौन सा इंजन है? ये हाइपोथेटिकल इंजन है, सादी कार्नोट ने दिया है। उसका ये कहना है कि भाई उसने ये बात समझाई है कि आप 100 रुपये का पेट्रोल डालेंगे तो 100 रुपये का ही आपकी बाइक काम देगी आपको। कैसे होगा ये? जो वेस्टेज हो रही है एनर्जी की, जो आपकी एनर्जी ज़ाया हो रही है, जो आपका पेट्रोल ज़ाया हो रहा है 75 रुपये का, वो पेट्रोल ज़ाया नहीं होगा, वो पेट्रोल ज़ाया नहीं होगा। लेकिन सादी कार्नोट ने ये बात भी बोली कि ये करना मुमकिन नहीं है। आप इस मेथड पर अमल करते हुए बहुत अच्छा इंजन तो बना सकते हैं कि चलो 50% आपको एफिशिएंसी दे दे, आपकी बाइक का इंजन 50% एफिशिएंट हो जाएगा, 60% हो जाएगा, 70% हो जाएगा, 90% चलो हो जाएगा। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का आपने इंजन बना लिया, हर तरह का ख्याल रख लिया। जो सादी कार्नोट ने बताया है कि भाई ऐसा इंजन बनाओ, इसमें ये प्रोसेस रखो, आपने हर तरह कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी 100% एफिशिएंट आप नहीं बना पाए, 100% एफिशिएंट नहीं होता। लेकिन फिर भी सादी कार्नोट ने जो कार्नोट इंजन डिज़ाइन किया, ये हाइपोथेटिकल है, रियल नहीं है। पहले ये बात बता दूं, ये आइडियल इंजन है। आइडियल इंजन, आइडियल का मतलब ये होता है जो कि रियल ना हो, हकीकी ना हो, सिर्फ आपका ख्याल हो, तो ये आइडियल इंजन है। जैसे रियल गैस होती है, आइडियल गैस होती है ना। आइडियल गैस ऐसी होती है जो कि आइडियलाइज्ड है, आपका ख्याल है कि ऐसी गैस हो, लेकिन ऐसी गैसेस होती नहीं हैं। ठीक है, रियल गैसेस जो हकीकत में जिन गैसेस से हमारा वास्ता पड़ता है। रियल गैसेस मतलब वो गैसेस जो कि आपको एक हद तक काम देती हैं, एक हद तक प्रेशर, टेम्परेचर, इनके उसूलों पे काम करती हैं। लेकिन आइडियल गैस ऐसी होती है जो हर किस्म के टेम्परेचर और प्रेशर पे काम करती है। आपकी रियल गैसेस जो हैं ये एक्सट्रीम टेम्परेचर और एक्सट्रीम प्रेशर के ऊपर कायदे कानून से हट जाती हैं। अल्लाह हाफिज़, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, अजीब व गरीब नतीजे मिलेंगे आपको। PV = nRT फेल हो जाती है एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। रियल गैस ये प्रॉब्लम करती है। तो लेकिन आइडियल गैस क्या है? आइडियल गैस क्योंकि हकीकी तो है नहीं, एक हाइपोथेटिकल गैस है। आपको बताया गया कि भाई ऐसी गैस जो कि हर जगह पर काम देगी आपको। PV = nRT, 100% ये इक्वेशन काम करेगी। कितना ही एक्सट्रीम टेम्परेचर हो, कितना ही एक्सट्रीम प्रेशर हो, ये गैस आपको बिल्कुल आपकी इक्वेशन के मुताबिक रिज़ल्ट देगी। लेकिन ये एक हकीकी गैस नहीं है, ये एक रियल गैस नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल गैस है जिसको हम आइडियल कहते हैं। तो आइडियल का वर्ड जब भी आए तो आप समझ जाइएगा कि ये आपका आइडिया है। हकीकी दुनिया में ऐसा करना 100% मुमकिन नहीं होगा। तो बिल्कुल ये जो कार्नोट इंजन है, सादी कार्नोट ने जो डिज़ाइन किया, ये भी आइडियल इंजन है, ये भी आइडियल इंजन है। उसने बताया कि अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो इस तरह आप जितना करना चाहेंगे उतना आपका मामला अच्छा हो जाएगा, आपका इंजन इतना % एफिशिएंट हो जाएगा। आपका इंजन 100% एफिशिएंट कभी भी नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं आपका लॉस ज़रूर होगा, आपकी एनर्जी का लॉस ज़रूर होगा। आप पूरी जान मार के एफिशिएंसी 99% ले जाते हैं, यानी कि 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया तो 99 रुपीज़ का पेट्रोल
बिल्कुल सही जगह पे इस्तेमाल हुआ, 1% सिर्फ एनर्जी लॉस हुआ, तो आपको सलाम है भाई, आपने कमाल कर दिया, आपने कमाल कर दिया। तो मेन थीम इसकी समझ में आ गई, मेन थीम समझ में आ गई कि भाई ये कारनोट इंजन, सादी कारनोट ने जो बनाया है ये आइडियल इंजन है, और उसने बताया कि भाई ऐसा इंजन बना लें आप। अब इंजन ऐसा बनेगा तो उसके अंदर प्रोसेस भी होंगे, आपको पता है, क्योंकि इंजन के डिज़ाइन के अंदर क्या होता है, इंजन के अंदर वही सिलेंडर होता है, पिस्टन होता है, वर्किंग सब्सटेंस गैस होती है। समझ आ गई बात। लेकिन इसने ऐसा ज़बरदस्त तरीके से सादी कारनोट ने बताया कि आप इस तरह से एनर्जी को वेस्ट होने से रोक देंगे, और ये रिवर्सिबल भी है, रिवर्स होगा साइकिल, दोबारा रिवर्स होगा, साइकिल दोबारा रिवर्स होगा। इसकी मिसाल समझाऊं आपको आसान लफ्ज़ों में कि ये साइकिल रिवर्स कैसे होगा। इसके अंदर ये जो कारनोट इंजन है, इसके ये जो आइडियल इंजन है, इसमें जो कारनोट साइकिल है ये रिवर्सिबल साइकिल है, रिवर्सिबल साइकिल है बेसिकली। कैसे, मान लेते हैं आपका इंजन जो है वो पेट्रोल इस्तेमाल कर रहा है 100 रुपये का, 100 रुपये का पेट्रोल इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। 100 रुपये के पेट्रोल में जो है वो 25 रुपये का पेट्रोल से क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, 75 रुपये का पेट्रोल जो है वो लॉस हो रहा है। तो ये रिवर्सिबल साइकिल जो है, ये कारनोट साइकिल जो है वो बोलती है कि ऐसा इंतज़ाम, उसने बताया है कैसा इंतज़ाम करना है, इसकी तफसील अभी हम देखेंगे। तो उसने बोला है कि ये जो लॉस हो रहा है एनर्जी का, इसको दोबारा आप इस वेस्ट एनर्जी को यूज़फुल एनर्जी में कन्वर्ट कर लें, कन्वर्ट कर लें, कन्वर्ट कर लें। बस आसान सी बात ये, यानी कि आपका जो पेट्रोल खर्च हो रहा है वो खर्च ना हो, बल्कि खर्च होने के बाद दोबारा आपकी बाइक में उतना ही पेट्रोल आ जाए। यार कमाल हो गया, ये कैसे होगा। सादी कारनोट ने यही बताया, उसने यही बताया, उसने अपने इंजन में यही तफसील बताई है कि भाई अगर ऐसा आप कर लेंगे, अगर तो कर लेते हैं तो 100% एफिशिएंसी आपको मिल जाएगी। आप क्या करें कि बस वो जो एनर्जी का लॉस हो रहा है ना, उसको लॉस ना होने दें, उसको कन्वर्ट कर लें यूज़फुल एनर्जी में, जिससे आप अपनी गाड़ी दोबारा चलाएं, रिसाइकल कर लें, रिसाइकल कर लें। अब ये कैसे होगा, बातें काफ़ी हो गई, अब इसका आप ज़रा कुछ पॉइंट्स नोट कर लें। पहले ये कारनोट इंजन के, कारनोट साइकिल की तरफ आते हैं। कारनोट साइकिल के 4 स्टेप्स हैं, ठीक है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो मेन चीज़, सेंट्रल आइडिया आपको समझाना था कि ये टॉपिक असल में आपको बता क्या रहा है। अब जल्दी जल्दी से जो है ना इसके पॉइंट्स पहले नोट कर लें, ये ज़रूरी है, ठीक है। नेम्ड आफ्टर, किसके नाम पर इसको दिया गया था, नेम्ड आफ्टर फ्रेंच इंजीनियर, ये फ्रेंच इंजीनियर थे, फ्रेंच इंजीनियर, ठीक है। क्या नाम था इनका, सादी कारनोट, सादी कारनोट, सादी कारनोट। वैसे इनका नाम कुछ और था, ये मैं आपको बता दूं, पढ़ा है मैंने, सुना है, कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, कि ये शेख सादी से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। अब पता नहीं सच है या झूठ है कि मैंने पढ़ा है, जिस हवाले से बात कर रहा हूँ, आप विकीपीडिया पे सर्च कर लीजिए। शेख सादी से ये बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, तो ये उनका टाइटल इस्तेमाल करते थे, इनका एक्चुअल नेम कुछ और था। बहरहाल ये तो मुझे पता है इनका एक्चुअल नेम कुछ और था, ठीक है। तो ये सादी कारनोट इनका नाम, जिससे ये मशहूर हैं। 1824 में इन्होंने इंजन दिया था, 1824 में इन्होंने ये इंजन दिया था। पहला पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट इसके हवाले से, ये एक आइडियल इंजन है, थियोरेटिकल इंजन है, आइडियल इंजन है, मतलब ये एक थियोरेटिकल इंजन, हकीकी इंजन नहीं है, रियल इंजन नहीं है। स्पेशलिटी इसकी क्या है, इस इंजन की ख़ास बात क्या है भाई, ऐसा इंजन जो बनाया ही नहीं जा सकता। हाँ, इससे मिलता जुलता इंजन बन सकता है, एग्जैक्ट इस जैसा इंजन नहीं बना सकते जो 100% एफिशिएंसी दे। इससे मिलता जुलता आप बना सकते हैं जो काफ़ी आपको एफिशिएंट मिलेगा। इसकी स्पेशलिटी क्या है, फ्री फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ, फ्री फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ हीट लॉसेस, हीट लॉसेस, हीट लॉसेस एंड फ्रिक्शन।
ये आज़ाद है हर किस्म की फ्रिक्शन से, हर किस्म की रगड़ से। आपका इंजन जो है उसके अंदर जो पार्ट्स लगे हुए हैं वो एक दूसरे के ऊपर हरकत करते हैं ना, तो उससे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, रगड़ प्रोड्यूस होती है, उसमें भी आपका हीट लॉस होता है। ठीक है। दूसरा ये कि सराउंडिंग में भी आपका हीट लॉस होता है। आपकी बाइक के साइलेंसर से जो गैसेस निकल रही होती हैं वो गैसेस जो है वो भी हीट को ले जाती हैं। ठीक है। तो फ्रिक्शन भी हो रही होती है आपके इंजन में, वहाँ पर भी हीट लॉस होता है, और सराउंडिंग में भी हीट जा रही होती है, तो ये हीट का लॉस हो रहा होता है। ये ख़ास बात है इस कार्नोट इंजन में कि ये फ्री है, आज़ाद है। ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई हीट लॉस नहीं होगा, एनवायरनमेंट में कोई हीट नहीं जाएगी, कोई धुआं नहीं निकलेगा। ठीक है। कोई आपकी बाइक का इंजन गर्म नहीं होगा, और फ्रिक्शन भी नहीं होगी। कमाल हो गया ना इंजन के अंदर। हालांकि इंजन के पुर्जे हरकत तो करेंगे ना, आपस में रगड़ तो खाएंगे, लेकिन ऐसा यहाँ पर भी नहीं होगा। अच्छा, और क्या है स्ट्रक्चर इसका? स्ट्रक्चर यानी कि पार्ट्स जो हैं, स्ट्रक्चर बोलें तो पार्ट्स ऑफ इंजन। इसके पार्ट्स लिख लीजिए भाई। पहला जो पार्ट है वो हॉट बॉडी है। ऑब्वियस सी बात है, एक हॉट बॉडी तो चाहिए ना, जो कि हीट देगी। आपको हीट चाहिए, हीट ही तो सारा काम कर रही है। ठीक है। और इस हॉट बॉडी के पास क्या होगा, ब्रैकेट में लिख लीजिए, हैविंग इनफाइनाइट, लामुतनाही, जिसकी कोई लिमिट ही ना हो, हैविंग इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी मतलब हॉट बॉडी ऐसी होगी हैविंग, जिसके पास इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी होगी, हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की गुंजाइश होगी। कितनी? इनफाइनाइट, लामुतनाही, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। कितनी भी कर लें भाई हीट स्टोर इसके अंदर, कोई टेंशन नहीं। ठीक है। तो एक तो हॉट बॉडी हो गई, फिर कोल्ड बॉडी होगी। कोल्ड बॉडी हम जानते हैं, हमारी तरफ ये जो इंजन हम पेट्रोल वाला और डीजल वाला हमने डिस्कस किया था, ये कोल्ड बॉडी बेसिकली क्या थी? आपका एनवायरनमेंट, जहाँ पर हीट जा रही थी। लेकिन इसने बोला कि यार इस हीट को एनवायरनमेंट में नहीं जाने दो, वहाँ से तो इसको वापस लेके आना मुश्किल है। रिवर्सिबल है ना ये प्रोसेस सारा का सारा। कार्नोट साइकिल के अंदर दोबारा साइकिल चलेगी, जहाँ से चला है दोबारा वहीं आएगा। तो अगर हीट लॉस एनवायरनमेंट में हो जाता है, एनवायरनमेंट हमारी कोल्ड बॉडी अगर हो जाती है, जैसे कि होती है पेट्रोल इंजन में और डीजल इंजन में, तो एनवायरनमेंट तो बहुत बड़ा है भाई, सराउंडिंग तो बहुत बड़ी है। कहाँ से उस हीट को पकड़ेंगे जो कि लॉस की शक्ल में जा रही है, धुएं की शक्ल में जा रही है, हीट की शक्ल में जा रही है आपके एनवायरनमेंट में? उसको कहाँ से पकड़ेंगे? तो इसने बोला कि यार ऐसा करते हैं, अपना ही छोटा सा एक सराउंडिंग बना लेते हैं इंजन के अंदर। इंजन के अंदर ही छोटा सा एक एनवायरनमेंट बना लेते हैं। इंजन के अंदर ही छोटी सी एक कोल्ड बॉडी बना लेते हैं, ताकि वो हीट जो लॉस होके सराउंडिंग में जाएगी ना, एनवायरनमेंट में जाएगी, जो कि हमारी कोल्ड बॉडी है, जैसा कि पेट्रोल इंजन में होता है, डीजल इंजन में होता है, तो वहाँ ये हीट ना जाए, बल्कि इंजन के अंदर ही कोल्ड बॉडी की तरफ चली जाए। कोल्ड बॉडी चाहिए ना भाई, ये लो हमने आपको एनवायरनमेंट अंदर ही दे दिया, सराउंडिंग आपको अंदर ही दे दी, कोल्ड बॉडी आपको इंजन के अंदर ही दे दी, ताकि वो वेस्ट एनर्जी, वेस्ट हीट वहाँ चली जाए। तो अब ये साबित हुआ कि कार्नोट इंजन के अंदर भी एनर्जी का वेस्ट तो होगा। हाँ, अब इसको कारामद, इसको यूज़फुल कैसे बनाएंगे, वो ये भी साइकिल जब हम पढ़ेंगे कार्नोट साइकिल तब देखेंगे। ठीक है। कोल्ड बॉडी हो गई। हीट इंसुलेटर, ये भी चाहिए आपको, हीट इंसुलेटर। इंसुलेटर का क्या मतलब होता है? इंसुलेटर का मतलब होता है चौकीदार, जो नहीं जाने देगा भाई। इंसुलेटर चौकीदार होता है। यह है हीट इंसुलेटर, हीट को नहीं जाने देगा। ना तो बाहर की हीट इंजन में आएगी, ना इंजन की हीट बाहर जाएगी। बिल्कुल रास्ता बंद। यही तो हमने करना है, हीट बाहर न जाए, हीट बाहर न जाए, हमारे एनवायरनमेंट में न जाए। वहाँ चली गई तो काम ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, हीट इंसुलेटर। और उसके बाद इस इंजन के अंदर क्या होगा? साइलेंडर। अब साइलेंडर के अंदर आपको पता है, जब हम साइलेंडर की बात करते हैं तो हम पिस्टन की भी बात करते हैं।
पिस्टन भी होगा। और क्या होगा, वॉल्स यहाँ पर होंगी, इस पिस्टन की दीवारें भी होंगी, इस पिस्टन की इस सिलेंडर की दीवारें भी होंगी, ठीक है। और इस सिलेंडर का बेस भी होगा, पैंदा भी होगा, ठीक है। ये सिलेंडर है, तो ये जो है ये और ये दीवारें हो गई सिलेंडर की, और ये क्या है, ये बेस हो गया। लेकिन ये सिलेंडर बड़ा स्पेशल किस्म का होगा, ठीक है। इन सारे पार्ट्स को समझना ज़रूरी है, तो आपको साइकिल समझ में आएगा, कारनोट साइकिल। अच्छा, बेस भी होगा। और उसके अलावा वर्किंग सब्सटेंस आपको पता है, वो सब्सटेंस जो कि काम करने वाला होगा। यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस क्या है, गैस ही तो सारा काम करेगी, ठीक है ना, गैस ही सारा काम करेगी। अच्छा, पिस्टन होगा। अच्छा, वॉल्स जो होंगी ये नॉन कंडक्टिंग होंगी। अच्छा, मैं NC लिख रहा हूँ, NC मतलब इसकी जो दीवारें होंगी वो कौन सी होंगी, नॉन कंडक्टिंग। NC नॉन कंडक्टिंग मतलब जो कंडक्ट नहीं होने देंगी। कंडक्ट का मतलब होता है जाने देना, नॉन कंडक्ट का मतलब होता है नहीं जाने देना। मतलब आसान लफ्ज़ों में इंसुलेशन होगी यहाँ पर। इंसुलेटर अभी बताया ना, क्या करेगा, चौकीदार है इंसुलेटर, हीट इंसुलेटर, नहीं जाने देगा भाई इधर उधर, हीट को नहीं जाने देगा। इसके अलावा सिलेंडर में जिसके अंदर गैस मौजूद है, इसकी ये वॉल्स जो होंगी ये भी इंसुलेटेड होंगी, ये भी नॉन कंडक्टिंग होगी, इंसुलेटेड होंगी या नॉन कंडक्टिंग होगी। कंडक्शन ऑफ हीट इनसे नहीं होगी। लेकिन जो बेस है इससे कंडक्शन होगी, ये कंडक्टिंग है। बेस जो है वो कंडक्टिंग है। इसके साथ में स्पेस कम है इसलिए सिर्फ C लिख रहा हूँ, कैपिटल C, ठीक है भाई। तो ये कारनोट इंजन किसके नाम पे दिया, ये आइडियल इंजन है। थ्योरेटिकल इसकी स्पेशलिटी क्या है ये भी बता दिया। स्ट्रक्चर या पार्ट्स, ये पार्ट आ गए, हॉट बॉडी, कोल्ड बॉडी, हीट इंसुलेटर, सिलेंडर, पिस्टन। इनको जहन में रखना है, वरना आपको साइकिल समझ में आएगा, कारनोट साइकिल, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। इन्हीं का जिक्र होगा, ठीक है। अब ये आगे ऑपरेशन या प्रोसेस। अब यहाँ पर प्रोसेस की तरफ चलते हैं, जिसको हम कारनोट साइकिल कहते हैं। अब उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। 4 स्टेप्स में ये कारनोट साइकिल डिस्कस होगा। कारनोट साइकिल चार स्टेप्स में ये डिस्कस होगा। अच्छा, इसमें बोल रहा है ऑपरेशन या प्रोसेसेस, या इसको हम कहें स्टेप्स। वर्किंग सब्सटेंस मूव इनटू फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ साइकिल नॉन एज कारनोट साइकिल, ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, ऑपरेट अपॉन रिवर्सिबल साइकिल, ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि भाई ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है। ए से आप चलेंगे, बी पे आएंगे, बी से सी पे आएंगे, सी से डी पे आएंगे, डी से दोबारा आप ए पे आएंगे। इसको कहते हैं साइकिल मुकम्मल हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्टेप्स हैं ये भी हो गया स्टेप्स ऑफ। अच्छा, ये 4 प्रोसेसेस हैं जिनको मैंने स्टेप्स का नाम दिया है, ठीक है। 4 स्टेप्स इसके होंगे, जो 4 असल में प्रोसेसेस हैं। कौन कौन से हैं? पहला जो है हमारे पास स्टेप नंबर 1, ये कौन सा है, ए से बी तक वाला। दूसरा जो स्टेप है हमारे पास स्टेप नंबर 2, ये बी से सी तक वाला है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 आता है, ये सी से डी तक वाला है। और फिर स्टेप नंबर 4 आता है, ये डी से दोबारा ए तक वाला। मतलब ए से मामला चलेगा, बी पे आएगा, बी से चलेगा, सी पे आएगा, सी से चलेगा, डी पे आएगा, और डी से दोबारा ए पे आ जाएगा। जहाँ से चला था वहीं पे आ जाएगा। समझ में आ गई बात आपको? अब बारी बारी इन स्टेप्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।
लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ को जहन में रखना है, वो है, इसको हम कहते हैं हीट रिजर्वियर, हीट रिजर्वायर कहते हैं या रिजर्वियर कहते हैं, चलें रिजर्वायर कह देता हूँ मैं, हीट रिजर्वायर, इसको जहन में रखना है। ये 2 हीट रिजर्वायर होंगे, बल्कि एक हीट रिजर्वायर ही आप ले लें, एक हीट रिजर्वायर। ये क्या करेगा, ये 2 काम करेगा, ये बात जहन में रखिएगा। गिव हीट, जिसको हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेक हीट, टेक हीट, इसको हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, बड़ा अहम किरदार है इसका, हीट रिजर्वियर का। ये बात जहन में रखनी है, इसको नोट कर लें और जहन नशीन कर लें कि हीट रिजर्वियर भी यहाँ पर होगा। अभी मैंने आपको कार्नोट इंजन का बताया था, उसमें हॉट बॉडी है, कोल्ड बॉडी है, हीट इंसुलेटर है, साइलेंडर है जिसके अंदर पिस्टन लगा हुआ है, उसी के अंदर वर्किंग सब्सटेंस है। साइलेंडर की दीवारें बताई थी मैंने आपको कि नॉन इंसुलेटिंग है, जिनसे हीट, ना तो साइलेंडर से हीट बाहर जाएगी, ना बाहर की हीट सिलेंडर के अंदर आएगी। नॉन इंसुलेटिंग वॉल्स हैं, और सॉरी नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं। और मैंने आपको बताया तो, लेकिन उसका बेस जो है, बेस वो कंडक्टिंग है। पता है वो बेस क्या करेगा? ये कमाल की बात, ये जो बेस है सिलेंडर का, ठीक है, इस पर ये पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन लग गया, ये जो बेस है ये, इसके नीचे ये हीट रिजर्वियर लगा हुआ होगा, हीट रिजर्वियर इसके साथ लगा हुआ होगा। अंदर क्या है? अंदर गैस मौजूद है, यानी कि आपका वर्किंग सब्सटेंस। जब ज़रूरत पड़ेगी इस वर्किंग सब्सटेंस को हीट की, तो हीट रिजर्वियर से हीट चली जाएगी अंदर। क्या कहा मैंने? जब ज़रूरत पड़ेगी इस वर्किंग सब्सटेंस यानी कि इस गैस को हीट की, तो हीट रिजर्वियर से हीट अंदर चली जाएगी। गिव हीट, क्यों अंदर चला गया। और जब ज़रूरत पड़ेगी इस सिस्टम को कि ये हीट दे, यहाँ से निकाले, तो यहाँ से हीट इस रिजर्वियर के पास आ जाएगी। ये बड़ी अहम बात बताइए, इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हीट यहाँ पर जाएगी और यहाँ से हीट यहाँ पर आएगी जब ज़रूरत पड़ेगी इस वर्किंग सब्सटेंस को, इस गैस को। इन स्टेप्स के दौरान ज़रूरत पड़ेगी। 2 स्टेप इसमें से ऐसे हैं जिनमें सिस्टम हीट देगा इस हीट रिजर्वियर को, और एक क्या बताया मैंने, एक स्टेप ऐसा है जिसमें हीट दी जाएगी हीट रिजर्वियर को, और दूसरा स्टेप ऐसा है जिसमें हीट रिजर्वियर से ली जाएगी और सिस्टम के पास आएगी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ये भी हो गया। अब ये चारों स्टेप्स भी मैंने आपको लिख दिए हैं। अब यहाँ पर पहला स्टेप नंबर 1 ले लेते हैं। स्टेप नंबर 1, इसके अंदर क्या है? ये हमारा A से B तक की कहानी है। ये जो स्टेप नंबर 1 है ये आपका आइज़ोथर्मल है, आइज़ोथर्मल स्टेप है। आइज़ोथर्मल स्टेप को आप याद रख लीजिएगा। आइज़ोथर्मल स्टेप वो होता है, आइज़ोथर्मल अलग से नोट कर लें इसको, आइज़ोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। आइज़ोथर्मल जिसमें टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट रहने का बच्चे मतलब ये समझेंगे कि अगर ये गैस है, ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर ये गैस मौजूद है, इसका अभी कोई मौजूदा टेम्परेचर भी तो होगा ना, जिसको T1 कहते हैं। सपोज़ करते हैं इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो चारों प्रोसेस में ये जो आइज़ोथर्मल प्रोसेस अभी चल रहा है, इसमें ये कांस्टेंट ही रहेगा, 20 ही रहेगा। 20 से 30 नहीं होगा और 20 से 10 नहीं होगा। मतलब ना तो टेम्परेचर 20 से ज़्यादा बढ़ेगा, ना 20 से कम होगा, तभी इसको हम कांस्टेंट कहेंगे। भाई ये बात नहीं है, ये बात जहन में रखिएगा, ये बात कांस्टेंट की नहीं है। हैरत हो रही होगी ना, मैं बताता हूँ इसकी वजह। इसमें कमी अगर होगी, मैंने कहा था ना हीट इंसुलेटर, याद आया? हीट रिजर्वियर, हीट रिजर्वियर HR, हीट रिजर्वियर, वो यही तो काम करेगा।
अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना हो और किसी वजह से इसमें हीट की कमी हो जाती है, मिसाल के तौर पर ये टेम्परेचर जो T1 है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ओरिजिनल टेम्परेचर है ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, इन केस अगर हो जाता है तो फ़ौरन ये जो हीट रिजर्वियर है नीचे वाला ये हीट प्रोवाइड करेगा, बोलेगा भाई ये लो कांस्टेंट रहो, कम मत हो। ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये क्या देगा, ये हीट देगा। अब हीट जो है वो कितनी देगा, ये सपोज कर लेते हैं 100 जूल्स हीट दे रहा है, 100 जूल्स हीट दे देगा कि 100 जूल्स जो हीट जब जाएगी इस सिस्टम के पास तो ये सिस्टम जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से जो कम होकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो 100 जूल्स हीट जो जाएगी वो दोबारा इसको 10 से 20 पर ले आएगी, 10 से 20 पर ले आएगी, मतलब और आपका टेम्परेचर दोबारा कांस्टेंट हो जाएगा। समझ आ रही है बात? तो वक्ती तौर पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर होगा भी, इसको फ़ौरन कौन बैलेंस करेगा, नीचे जो हीट रिजर्वियर लगा हो वो बोलेगा ये लो भाई हीट, मिसाल के तौर पर 100 जूल्स हीट दे देगा, बोलेगा ये लो और दोबारा अपनी पुरानी पोजीशन पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाओ। और अगर टेम्परेचर जो है चेंज होके 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो अब भी कांस्टेंट नहीं रहा, तो क्या होगा, सिस्टम से फ़ौरन 10 डिग्री सेंटीग्रेड निकलेगा। सिस्टम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, 20 डिग्री से मामला ख़राब ना हो, अगर कमी हो जाती है 20 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब टेम्परेचर और हीट जो है ना, इसका भी मकसद ज़रा समझिएगा, हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, ये गड़बड़ नहीं करनी। Q जो कि हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर हीट हम कितने ले रहे हैं, यहाँ मिसाल के तौर पर 100 जूल्स ले रहे हैं, 100 जूल्स, और 100 जूल्स जो है वो बैलेंस कर रहा है इस टेम्परेचर को, तो ये 100 जूल्स यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। तो शुरू से देखते हैं, टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से किसी वजह से टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो क्या हुआ, नीचे हीट रिजर्वियर है उसने 100 जूल्स हीट दे दी, 100 जूल्स हीट दे दी सिस्टम को, बोला भाई इतनी हीट लो, टेम्परेचर अपना दोबारा 20 करो, सिस्टम का टेम्परेचर दोबारा 20 हो गया, गैस का टेम्परेचर दोबारा 20 हो गया। और अगर किसी वजह से टेम्परेचर चेंज होकर 20 से 30 डिग्री आ जाता है तो सिस्टम से हीट जो है Q किधर चली जाएगी, ये हीट जो है इसमें चली जाएगी, हीट रिजर्वियर में। याद है ना, हीट रिजर्वियर का यही काम है, वो हीट देगा भी और हीट लेगा भी। जब सिस्टम को ज़रूरत पड़ेगी हीट की तो हीट रिजर्वियर हीट देगा ताकि सिस्टम का टेम्परेचर बैलेंस हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, और जब ज़रूरत पड़ेगी सिस्टम को कि वो हीट दे तो हीट रिजर्वियर हीट ले लेगा सिस्टम से। सिस्टम क्यों हीट दे रहा है, क्योंकि सिस्टम को अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, ज़्यादा हो गया है, और सिस्टम का टेम्परेचर दोबारा पुरानी पोजीशन पे जब आएगा, जब ये हीट देगा, किसको देगा, हीट रिजर्वियर को दे देगा, और दोबारा अपना टेम्परेचर कांस्टेंट कर लेगा। क्यों, क्योंकि ये आइज़ोथर्मल प्रोसेस, आइज़ोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो ये हीट रिजर्वियर का बड़ा अहम किरदार है, मत भूलिएगा, ठीक है भाई। दोनों काम करेगा, ये हीट देगा भी और हीट लेगा भी। अब पहले स्टेप के अंदर और दूसरे स्टेप के अंदर और तीसरे स्टेप के अंदर, ये पहला स्टेप जो है वो ये आइज़ोथर्मल है, आइज़ोथर्मल है। बी से सी पे जब जाएगी हमारी गैस तो अब होगा एडियाबैटिक, एडियाबैटिक। सी से डी की तरफ जब आएगा तो दोबारा आइज़ोथर्मल हो जाएगा, आइज़ोथर्मल। और डी से दोबारा ए की तरफ जब हमारा गैस हमारी सिस्टम आएगी तो एडियाबैटिकली आएगी, एडियाबैटिक मामला हो जाएगा, ठीक है भाई। अब इन चारों स्टेप्स में एक चीज़ को पकड़ लें आप, बाकी चीज़ें खुद ब खुद आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, और वो है प्रेशर, इसको कंट्रोल कर लें। आपने चार स्टेप्स के अंदर प्रेशर को देखना है कि वो क्या कर रहा है,
और उससे वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, उससे टेम्परेचर पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, और फिर हीट का क्या किरदार। बस ये 4 वेरिएबल्स हैं, चारों के चारों वेरिएबल्स किससे कनेक्ट हैं, ये इससे प्रेशर से कनेक्ट हैं। ठीक है, अब पहला वाला देख लेते हैं स्टेप नंबर 1 में। ये सब कुछ कारनोट इंजन के अंदर ये साइकिल चल रहा है, ये स्टेप्स चल रहे हैं। पहला स्टेप जो है वो आ जाता है, क्या होगा, डिक्रीज प्रेशर, डिक्रीज प्रेशर, डिक्रीज प्रेशर। अगर प्रेशर डिक्रीज होगा, जब गैस ए से बी की तरफ जाएगी तो क्या होगा, आइसोथर्मली जाएगी गैस और डिक्रीज प्रेशर होगा। अगर प्रेशर जो है, इसको पहले लिख दो, प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब इसका इफ़ेक्ट, प्रेशर कम हो जाता है तो आपको पता है ना इसका रिज़ल्ट गैस के किस चीज़ के ऊपर निकलता है, वॉल्यूम के ऊपर। प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। अब वॉल्यूम जब इंक्रीज़ होगा तो इसका असर पड़ेगा टेम्परेचर पर जी। और ये जो प्रोसेस है स्टेप नंबर 1 ए से बी जाने वाला, ये आइसोथर्मल है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो अब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं रह पाएगा भाई, आ गया ना वो हीट रिजर्वियर वाला किरदार, देखें आ गया। टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, लेकिन आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। यहाँ पर टेम्परेचर सपोज करते हैं कि टेम्परेचर जो है वो T1 है। जब वॉल्यूम आपने इंक्रीज़ किया है तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। गैस का वॉल्यूम जब बढ़ेगा टेम्परेचर कम हो जाएगा, गैस ठंडी होने लगेगी। अब गैस को गर्म करना है तब जाके टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल होगा, ऐसी बात है। अब यहाँ किरदार शुरू होता है किसका, कि अब इसको हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, इसको कम नहीं होने देना। ये जो कम हो गया है अभी, इसको दोबारा पुरानी वाली पोजीशन पे लेके आए। अब मैं थोड़ा सा यहाँ समझाने के लिए यहाँ लिख देता हूँ। ये पहले वाली सिचुएशन है, इसमें टेम्परेचर कितना था इसका, मिसाल के तौर पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मिसाल के तौर पर। अब टेम्परेचर कितना हो गया, अब हो गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको यही टेम्परेचर दोबारा चाहिए, तभी तो आप कहेंगे कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम यही है, आपने प्रेशर कम किया, वॉल्यूम बढ़ गया और साथ में टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर 20 डिग्री से 10 डिग्री आ गया। अब क्या काम होगा, अब हीट रिजर्वियर काम करेगा। जो सिलेंडर के नीचे है ना, जो सिलेंडर के नीचे ये हीट रिजर्वियर है, ये बोलेगा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं भाई, अभी टेम्परेचर तुम्हारा कांस्टेंट कर देते हैं ना, 20 डिग्री पे तुम्हारे दोबारा ले आते हैं। यहाँ से ये हीट रिजर्वियर क्या करेगा, ये 100 जूल्स, मिसाल के तौर पर 100 जूल्स हीट जो है वो दे देगा, 100 जूल्स हीट जो है वो दे देगा। 100 जूल्स हीट जैसे ही मिलेगी तो ये टेम्परेचर दोबारा 20 डिग्री से क्या हो जाएगा, 10 डिग्री से क्या हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है भाई, ट्वेंटी डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक। अब आगे चलते हैं। तो इस तरह से ये जो टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ था, कितना हुआ था, 10 डिग्री डिक्रीज़ हुआ था। दोबारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होके 10 डिग्री दोबारा इंक्रीज़ हो जाएगा। पहले 10 डिग्री डिक्रीज़ हुआ था, माइनस लगा रहा हूँ, फिर दोबारा 10 डिग्री इंक्रीज़ होके कहाँ पर पहुँच गया, दोबारा कांस्टेंट पे पहुँच गया। कांस्टेंट कौन सा है, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाला कांस्टेंट पे आ गया, ये आपका T1। ठीक है भाई, तो ये कांस्टेंट दोबारा आ गया। ये वो जगह है जो ट्विस्ट वाली है, इसको मत भूलिएगा। तो टेम्परेचर दोबारा बैलेंस हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट पे आ गया। किसने हेल्प की, ये नीचे हीट रिजर्वियर ने हेल्प की। इतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी का
इसने प्रोवाइड कर दिया। नंबर 4, हीट जो है वो, इसको हम हीट को अब क्या नाम देंगे, Q1, Q1 एडेड। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए। अब इसके स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते। स्टेप 2 जो है कौन सा है, एडियाबैटिकली। स्टेप 2 जो है, जो B से C की तरफ मामला आएगा, ये होगा एडियाबैटिकली। एडियाबैटिकली, एडियाबैटिकली कौन सा होता है, आइसोथर्मल कौन सा था, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था। एडियाबैटिकली कौन सा है, जिसके अंदर Q कांस्टेंट, Q कांस्टेंट। क्योंकि अब ये साइकिल चल रहा है ना, गैस जो है वो A से B की तरफ आ रही है आइसोथर्मली, लेकिन अब B से C की तरफ जो जाएगी, अब आपको वो जो सिलेंडर की बेस थी ना, याद आया, ये जो सिलेंडर की बेस थी नॉन कंडक्टिंग थी, जहाँ पर हीट रिजर्वियर लगा हुआ था। इस नॉन कंडक्टिंग बेस को आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर, बल्कि नहीं, ये कंडक्टिंग थी, सॉरी, ये बेस जो थी वो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग तो वॉल्स थी, नॉन कंडक्टिंग तो वॉल्स थी। अब यहाँ पर आपको, ये कंडक्टिंग थी, इसको कंडक्टिंग ख़त्म करके आपको इसको नॉन कंडक्टिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग का मतलब, अब यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया आपने। नॉन कंडक्टिंग का मतलब यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया बेस पे, बोला बाबा कोई हीट अंदर नहीं आएगी, कोई हीट अंदर नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि अब जो प्रोसेस चलेगा वो चलेगा एडियाबैटिकली, जिसमें हीट कांस्टेंट होगी। अभी सिस्टम के पास, अभी इस गैस के पास जितना अमाउंट है हीट का, उतना ही रहना चाहिए, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तो आपकी गैस जो है अब B से, अब जो स्टेप नंबर 2 होगा B से C की तरफ एडियाबैटिकली होगा। स्टेप नंबर 2 B से C की तरफ एडियाबैटिकली होगा। आपने बेस को क्या कर दिया, बेस को जो है वो नॉन कंडक्टिंग कर दिया। हीट रिजर्वियर से ना तो हीट अब सिस्टम में जाएगी, ना सिस्टम से हीट रिजर्वियर की तरफ आएगी। ठीक है, अब इसके स्टेप्स देख लें। अब इसके स्टेप्स देख लें। यहाँ पर भी क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज ही होगा। आप दोबारा प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर कम कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यहाँ पर भी प्रेशर आपने कम किया था, वॉल्यूम बढ़ गया था। अब क्या हो जाएगा, अरे यार मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी क्या, नहीं, वॉल्यूम बढ़ने से टेम्परेचर कम, हाँ गैस ठंडी होगी ना, बिल्कुल सही है। हाँ, वॉल्यूम बढ़ने से गैस ठंडी होगी भाई, तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर, तो यहाँ पर जब प्रेशर आपने डिक्रीज़ किया और वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया, तो टेम्परेचर जो है इसको क्या होगा, अब हीट रिजर्वियर नहीं है, अब हीट रिजर्वियर नीचे से हीट का मामला बराबर नहीं करेगा जिससे आपका टेम्परेचर बैलेंस होगा, नहीं, अब टेम्परेचर में चेंज आएगा। आपका यहाँ पर टेम्परेचर T1 था, यहाँ पर टेम्परेचर T2 हो जाएगा। टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब टेम्परेचर में चेंज क्या आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है भाई, तो टेम्परेचर यहाँ पे कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, टेम्परेचर यहाँ पे कम हो जाएगा, आपकी गैस जो है वो ठंडी हो जाएगी। अच्छा, Q जो है इसका क्या मामला है, यहाँ पर हमने Q1 लिखा था जो ऐड की गई थी, याद है, आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने हीट को ऐड किया था सिस्टम में ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। ऐसा ही है, अभी भी स्टेप 2 पर वही हीट मौजूद है, वही मौजूद, कांस्टेंट, हीट में कोई तब्दीली नहीं आई। कहाँ से आएगी तब्दीली भाई, आपने बेस जो थी जहाँ से हीट का आना जाना था वो नॉन कंडक्टिंग थी,
कंडक्टिंग थी पहले, अब नॉन कंडक्टिंग हो गई है। हीट रिजर्वियर बेचारा ना हीट दे सकता है सिस्टम को, ना सिस्टम से हीट जा सकती है। तो जो ए बी के अंदर जो हीट थी Q1 जितनी थी जो ऐड की गई थी, अब भी वही है Q1 कांस्टेंट। ठीक है भाई। और आप कहाँ आ गए? अच्छा, अब यहाँ पर स्टेप 3 जो है, इसको यहाँ लिखूँ यार, यहाँ जगह बना लूँ, यहाँ बनाता हूँ जगह, इसको मिटाऊँ। अब याद रखना है इसको, अब मेरे पास स्पेस इतना नहीं है। स्टेप 3 यहाँ बना लेते। स्टेप 3 इसमें क्या होगा? C से D की तरफ जाएगा मामला, आइज़ोथर्मली होगा, आइज़ोथर्मल होगा। अब क्या करेंगे? 2 केसेस के अंदर आपने नोट किया है कि ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, गैस A से B की तरफ आई है, B से C की तरफ आई है। दोनों केसेस में प्रेशर जो है वो आपने कम किया है। मैंने बताया था ना, प्रेशर को पकड़ लें आप, बाकी चीज़ें काबू आ जाएंगी। दोनों स्टेप्स में प्रेशर कम हुआ था। ये इसमें प्रेशर जो है आप डिक्रीज़ नहीं करेंगे, आप इंक्रीज़ करेंगे। अगर इसको इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, गैस छोटी हो जाएगी। ठीक है। और वॉल्यूम जब डिक्रीज़ होगा तो टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। अब टेम्परेचर जब इसका बढ़ेगा तो पहले कितना टेम्परेचर था याद है? पहले टेम्परेचर T1 था। अच्छा, ये जो है वो वक्ती तौर पे होगा। टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होगा वक्ती तौर पे, क्योंकि ये सिस्टम आइज़ोथर्मली है। वही वाला जो पहला वाला मामला था, A से B तक आइज़ोथर्मली, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो इस केस के अंदर आपको ये टेम्परेचर तो कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। आपने प्रेशर बढ़ा दिया है तो वॉल्यूम कम हो गया, जिससे क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ गया। अब इसको रखना है कांस्टेंट। अब यहाँ पर दोबारा वो सिलेंडर के नीचे हीट रिजर्वियर जो है अपना किरदार अदा करेगा। इस दफ़ा ये जो बेस है सिलेंडर की वो कंडक्टिंग है। क्या है? कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग नहीं है। अब यहाँ से हीट रिजर्वियर से हीट इस सिस्टम के पास जा भी सकती है, सिस्टम से हीट रिजर्वियर के पास आ भी सकती है। क्यों? ताकि टेम्परेचर का मामला कांस्टेंट रखा जा सके। अब क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया है, इंक्रीज़ हो गया है, अब इसका हल यही है कि कुछ अमाउंट हीट का यहाँ वापस दिया जाए। भाई टेम्परेचर कम करना है तो सिस्टम में से किसको? हीट को निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, हीट को निकालना पड़ेगा ना। मिसाल के तौर पर अब 100 जूल्स हीट इसमें से निकलेगी, 100 जूल्स हीट इसमें से निकलेगी और किसके पास जाएगी? नीचे चली जाएगी। और जैसे ही 100 जूल्स हीट जो है सिस्टम में से निकल के हीट रिजर्वियर के पास आएगी तो ये वक्ती तौर पे टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हुआ था ये दोबारा डिक्रीज़ हो जाएगा, ये दोबारा डिक्रीज़ हो जाएगा। और अब जो आपका टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो जाएगा इस तरह। ठीक है। तो स्टेप 3 के अंदर C से D की तरफ जाएंगे, आइज़ोथर्मली होगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। लेकिन इस दफ़ा आप क्या कर रहे हैं? आप प्रेशर को कम नहीं कर रहे, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रेशर जब बढ़ेगा वॉल्यूम कम हो जाएगा, गैस छोटी हो जाएगी। इससे टेम्परेचर पे फ़र्क पड़ेगा कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा और टेम्परेचर को हमने बढ़ने नहीं देना, ये आइज़ोथर्मली सिस्टम है। तो अब ये टेम्परेचर जो बढ़ गया है इसका हल यही है कि इसमें से हीट अब निकल के हीट रिजर्वियर के पास आए ताकि इसका टेम्परेचर सेट हो जाए, कांस्टेंट रहे। तो यहाँ पर 100 जूल्स जो है हीट यहाँ पर इसके पास हीट रिजर्वियर के पास आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर अब ये जो हमारे पास कहलाएगी, ये हीट जो है ये हमारे पास हीट क्या हुई है यहाँ पर? अब कांस्टेंट नहीं रही है, अब हीट डिक्रीज़ हो गई। हीट को भी तो देखना है ना भाई, अब हीट भी डिक्रीज़ हो गई। और हीट क्योंकि डिक्रीज़ हुई है, हीट क्योंकि कम हुई है, यहाँ पर हीट कम हुई है
हीट सिस्टम में से निकल के हीट रिजर्वियर के पास गई है, तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट पोजीशन पे आया है ना भाई। पहले कितना था 20 डिग्री सेंटीग्रेड ओरिजिनल, अब टेम्परेचर इंक्रीज होके 30 डिग्री हो गया। अब दोबारा डिक्रीज करवाना है कि ये 30 से 20 पे आ जाए, तो इसके लिए क्या किया, इतनी हीट जो है वो डिक्रीज कर दी, 100 जूल्स जो है वो हीट निकाल के सिस्टम में से हीट रिजर्वियर को दे दी। तो यहाँ पर अब दोबारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे मामला आ गया, हीट जो है वो कितनी कम हो गई, 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो के दोबारा कांस्टेंट हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गई थी, 20 से 30 हो गई थी, हीट इसमें से निकल के यहाँ आई 100 जूल्स, इससे टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ 10 डिग्री और दोबारा पुराने टेम्परेचर पे पहुँच गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये टेम्परेचर T2 कांस्टेंट रहा आपका। आइसोथर्मल की शर्त पूरी आपने इस तरह से कर दी, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख। ठीक है भाई, 3 स्टेप्स हो गए। अब चौथा स्टेप जो स्टेप नंबर 4, इसमें भी प्रेशर आप कम करेंगे, इसमें भी प्रेशर आप कम करेंगे। ये स्टेप नंबर 4 होगा। स्टेप नंबर 4, इसमें भी क्या होगा, स्टेप नंबर 4। अच्छा, स्टेप नंबर 4 एडियाबैटिकली है, एडियाबैटिक है। ठीक है, स्टेप नंबर 4। और स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, डी से ए की तरफ आएंगे, डी से ए की तरफ आएंगे, ए से बी की तरफ चले, बी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ और डी से दोबारा ए की तरफ। ठीक है भाई, इसमें पहले ही प्रेशर आप क्या करेंगे, इंक्रीज़, दोबारा और इंक्रीज़ करेंगे। 2 स्टेप्स जो हैं इनमें प्रेशर इंक्रीज़ होगा, सॉरी 2 स्टेप्स जो शुरू वाले इनमें प्रेशर डिक्रीज़ होगा, और ये 2 स्टेप जो हैं बाद वाले इनमें प्रेशर इंक्रीज़ होगा। इसका नतीजा किस पे निकलेगा, वॉल्यूम पे। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, और जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा टेम्परेचर जो है उसमें चेंज आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम के डिक्रीज़ होने से टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ है, वॉल्यूम कम हुआ है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा यहाँ। ठीक है, क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसमें Q को कांस्टेंट रखना है आपने, Q को कांस्टेंट रखना है। और इसके लिए आपने क्या करना है, बेस जो है उसको अब क्या बनाना है, नॉन कंडक्टिंग। देखें, बेस को आप मुस्तकिल चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अब एडियाबैटिक प्रोसेस से हीट नहीं चाहिए भाई, ना सिस्टम से हीट रिजर्वियर के पास जाए, ना रिजर्वियर से हीट सिस्टम के पास आए। बेस को क्या कर दें, एडियाबैटिक कर दें, बेस को क्या कर दें, नॉन कंडक्टिंग कर दें, कि किसी भी किस्म की कंडक्शन ऑफ हीट हो ही ना। तो कंडक्शन ऑफ हीट नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है भाई, कंडक्शन ऑफ हीट नहीं होगी। तो आपका Q जो है स्टेप नंबर 3 पे क्या था, Q2, तो ये Q2 ही रहेगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट, और टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका स्टेप नंबर 4 हो गया एडियाबैटिकली। ये चारों प्रोसेस जो हैं स्टेप बाय स्टेप होंगे किसके अंदर, कार्नोट इंजन के अंदर होंगे। ए से बी तक जाएगा आपकी गैस, फिर बी से सी तक गैस आएगी, सी से डी तक गैस आएगी, और डी से दोबारा ए तक आएगी। ये 4 वेरिएबल्स का गेम है। लेकिन मैं शर्तिया कहता हूँ आप लोगों को कि अभी भी आप लोगों के जहन में पूरे तरीके से बैठा नहीं होगा कि यार ये दोबारा ये रिवर्सिबल हो कैसे गया, बात समझ में नहीं आई। जब तक यहाँ वैल्यूज़ नहीं आएंगी भाई, जब तक यहाँ वैल्यूज़ नहीं आएंगी। स्टेप नंबर 1 के अंदर मैं सपोज़ करता हूँ यहाँ पर, आप देखें इसके अंदर वैल्यूज़ लेके आता हूँ, आप देखेंगे कि सारी की सारी वैल्यूज़ आखिर में ज़ीरो मिलेंगी आपको, सब की सब ज़ीरो मिलेंगी आपको। ये चारों स्टेप्स हो गए, साइकिल हो गए, बस ये बता दूँ मैं आपको। और इसके बाद ग्राफ जो है वो भी बताना है, ग्राफ तो लाजमी है। ये ए से बी की तरफ गए थे, प्रेशर जो है वो सपोज़ करते हैं, प्रेशर आपने क्या किया था, डिक्रीज़ किया था। कितना डिक्रीज़ किया था,
10 पास्कल, ठीक है। वॉल्यूम जो है वो क्या हुआ था, इंक्रीज़ हो गया था। कितना इंक्रीज़ हो गया था, 2 क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। और उसके बाद टेम्परेचर जो है वो क्या हुआ था, इंक्रीज़, बल्कि छोड़ो यार ये फिर बात और तवील हो जाएगी। ये वैल्यूज़ हम जब ही देख लेंगे, मेरे ख्याल बात बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी। इसकी वैल्यूज़ जब देख लेंगे, जब जो है ना वो हम क्या करेंगे, इसकी वर्कड एग्जांपल्स होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी ना, तो ख़ुद ब खुद इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा क्योंकि मैं ये सब तो एक्सपेरिमेंट्स जो है ना वो कर चुका हूँ। जब मैंने इसके नोट्स बनाए थे तो नोट्स में मैंने इनकी वैल्यूज़ रिवर्स की थी। प्रेशर भी दोबारा 0 पे आ गया था, टेम्परेचर भी 0 पे आ गया था, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, बस ये समझ लीजिए, चेंज इन प्रेशर जो है 0 था, चेंज इन वॉल्यूम जो है वो भी 0 था, चेंज इन टेम्परेचर जो है वो भी 0 था, और चेंज इन हीट जो है वो भी, चेंज इन हीट जो है वो भी 0 था। इन द लास्ट जब दोबारा गैस D से A के ऊपर आई थी तो ये सारी वैल्यूज़ दोबारा 0 हो गई थी। प्रेशर 0 नहीं हो गया था, याद रहे, प्रेशर 0 नहीं, चेंज इन प्रेशर 0 हो गया था, चेंज इन वॉल्यूम 0 हो गया था। मतलब जो जो चेंजेस आए थे ना, जो जो चीज़ें बढ़ी थी वो दोबारा घट के पुरानी पोजीशन पे आ गई, जो जो चीज़ें घटी थी वो दोबारा बढ़ के पुरानी पोजीशन पे आ गई। नो चेंज एट ऑल। और आप पिस्टन को वर्क में लाना चाहते थे कि पिस्टन हरकत में आ जाए, और पिस्टन भी हरकत में आता है, वर्क डन इसमें होता है बाकायदा, ठीक है। वर्क डन यहाँ पर नोट कर लीजिए ज़रा, वर्क डन जो होगा, ठीक है, स्टेप 1 से A से B तक वाला जो है इसका वर्क डन जो होगा वो AB कहलाएगा, ठीक है। और इसी तरह BC वर्क डन दूसरा वर्क डन होगा, इसी तरह CD तीसरा वर्क डन होगा, इसी तरह चौथा DA वर्क डन होगा। अब ये पहचान लीजिए, इनके साथ लिखे मैं, ये वर्क डन जो AB स्टेप पे हुआ, ये वर्क डन जो BC स्टेप पे हुआ, ये वर्क डन जो CD स्टेप पे हुआ, ये वर्क डन जो DA स्टेप के ऊपर हुआ, ठीक है। इसका ग्राफ देखते हैं। ये इस तरह का ग्राफ है इसका। ये हमारे पास प्रेशर और ये वॉल्यूम, ये A से B तक मामला हुआ था, फिर यहाँ B से C तक मामला हुआ था, फिर C से D तक मामला हुआ था, और D से दोबारा A तक मामला हुआ था। A से B, B से C, C से D और D से A, ये प्रेशर और ये वॉल्यूम। आपको याद है A से B तक क्या था, आइज़ोथर्मल था, आइज़ोथर्मल था। B से C तक क्या, एडियाबैटिक था, एडियाबैटिक था। C से D तक क्या, दोबारा आइज़ोथर्मल था, और D से A तक क्या, एडियाबैटिक था, एडियाबैटिक था। आप याद करें कि यहाँ पर आइज़ोथर्मल में हमारे पास वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर और Q, यहाँ पर भी वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर और Q, यहाँ पर भी वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एंड Q। C से D तक जब आए और A से D से A की तरफ जब आया, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एंड Q। इनकी वैल्यू ज़रा नोट कर लें। जब A से B तक मामला हुआ आइज़ोथर्म, यहाँ पर प्रेशर जो है वो 1 था, वॉल्यूम भी 1 था, टेम्परेचर भी 1 था, और Q जो है ये भी 1 था। B से C की तरफ जब हम गए तो प्रेशर जो है वो 2 हो गया, वॉल्यूम जो है वो भी 2 हो गया, लेकिन टेम्परेचर 1 ही रहा, और Q जो है, Q का तो यहाँ काम ही नहीं था, ठीक है। Q तो हमारे पास ये 1 ही रहेगा, कांस्टेंट था ना, एडियाबैटिक है। अच्छा, तो सिर्फ वॉल्यूम और प्रेशर में चेंज आया, टेम्परेचर वही रहा। अच्छा, यहाँ पर आइज़ोथर्मल तीसरा C से D तक आया, तो ये हमारे पास जो है वो
टेम्परेचर T2 हो गया, वॉल्यूम जो है वो ये हाँ यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम सही है। अच्छा हाँ सही है। यहाँ पर हमारे पास P2, V2 और T1 और Q1। अच्छा यहाँ पर जो है वो वॉल्यूम हमारे पास P3, V3 और टेम्परेचर जो है वो T2 और हीट जो है ये Q2। अब यहाँ से यहाँ जब आएंगे तो ये हमारे पास वॉल्यूम 4 हो जाएगा, प्रेशर भी 4 हो जाएगा, टेम्परेचर T2 रहेगा और Q जो है वो ये हमारे पास T2 रहेगा। ठीक है भाई, चारों ही आ गए। ये आपका प्रेशर वॉल्यूम, ये आपका कार्नोट साइकिल का ग्राफ भी आ गया। एफिशिएंसी देख लें कार्नोट साइकिल की, बस एंड हो रहा है। एफिशिएंसी की तरफ अगर हम जाते हैं कार्नोट साइकिल की, तो ये एफिशिएंसी हमें कितना देता है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना, इसमें दो बड़ी अहम चीज़ें, एक टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर। इनका ताल्लुक देखा था आपने कि टेम्परेचर जो है वो गड़बड़ कर रहा था, तो Q जो है, जब ये T गड़बड़ कर रहा था, इसको Q हल कर रहा था, और Q में जब गड़बड़ हो रही थी तो ये T हल कर रहा था। मतलब टेम्परेचर और हीट जो है ये दोनों आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे हीट रिजर्वियर में। याद है ना, अभी आपको मैंने तफसील बताई है सारी। अब इसकी ज़रा एफिशिएंसी की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई, एफिशिएंसी अगर हम इसकी देखें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ चलेंगे। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब डेरिवेशन हो रही है इसकी, नोट करते रहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा Q जो है वो बराबर है डेल्टा U प्लस डेल्टा W के। ठीक है भाई, और यहाँ पर जो W है वो किसके बराबर है, Q1 माइनस Q2। इसमें जो Q1 है, अगर आपको याद हो, ये हीट एडिड है, और ये Q2 जो है ये हीट रिजेक्टेड है। याद है आपको, Q2 वो अमाउंट है जो कि दिया था गैस ने हीट रिजर्वियर को, Q1 वो अमाउंट है जो कि हीट रिजर्वियर ने गैस को दिया था। ठीक है, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 के अंदर ही आपने देखा होगा। तो यहाँ पर वर्क डन को अगर हमें देखना है तो Q1 माइनस Q2 का डिफरेंस ही असल में वर्क डन है। ये अलग बात है कि जितना अमाउंट हीट का ऐड हुआ था, याद है, जितना अमाउंट हीट का 100 जूल्स ऐड हुआ था Q1 में, आगे चल के जितना अमाउंट हीट का ऐड हुआ था सिस्टम के पास, हीट रिजर्वियर से सिस्टम के पास 100 जूल्स, उतना ही अमाउंट जो है वो सिस्टम ने हीट रिजर्वियर को वापस दे दिया। ठीक है, वापस दे दिया। ठीक है, लेकिन ये हीट का लेन देन तो हुआ सिस्टम और रिजर्वियर के दरमियान, लेकिन वर्क डन भी तो हुआ है। तो लिटरली अगर आप गौर करें इस बात के ऊपर कि तो अमाउंट ऑफ हीट से ही हम वर्क डन लेते हैं, लेकिन वर्क डन हो भी गया और अमाउंट ऑफ हीट आया भी और अमाउंट ऑफ हीट चला भी गया और वर्क डन भी हो गया पिस्टन के ऊपर। ठीक है, यही बात वो आपको समझाना चाहता है यहाँ पर इस इक्वेशन के ज़रिए। इसकी एफिशिएंसी अगर हम देखेंगे, एफिशिएंसी आपको पता है ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ईटा, और ये किसके बराबर है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। और आउटपुट हमारे पास क्या है यहाँ पर, वर्क। आउटपुट मतलब रिजल्ट ना, रिजल्ट क्या मिला, वर्क, पिस्टन ने काम किया। ठीक है, और इनपुट क्या था, Q1 जो कि आपने दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये बात जानते हैं, वी नो दैट कि W जो है वो बराबर है Q1 माइनस Q2।
तो इसकी जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, और इसको मैथमेटिकल टर्म अगर हम और आगे करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब यहाँ पर रिलेशन शुरू होता है अमाउंट ऑफ हीट का, किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। ज़रा उसको भी नोट कर लें कि यहाँ पर Q2 बराबर है T2 के और Q1 बराबर है T1 के। हैंस अगर आपको एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की फाइंड आउट करनी है तो अमाउंट ऑफ हीट के अलावा आप टेम्परेचर की मदद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप टेम्परेचर की मदद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर चेंजेस आ जाएंगी, 1 माइनस, इसमें क्या चेंज आएगी? 1 माइनस T2 अपॉन T1, 1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक है भाई। और अगर आपको एफिशिएंसी परसेंटेज में देनी है, आप एफिशिएंसी परसेंटेज में देना चाहते हैं, एफिशिएंसी परसेंटेज में देना चाहते हैं, तो ये जो है 1 माइनस T2 अपॉन T1, इसको मल्टीप्लाई कर दें 100% में, तो 100 से तो आपको एफिशिएंसी परसेंटेज में भी मिल जाएगी। ये बात मत भूलिएगा, आगे प्रॉब्लम्स आएंगी तो कि ये Q2 अपॉन Q1 ये इक्विवेलेंट है T2 अपॉन T1 के कार्नोट इंजन में। ठीक है, तो कभी वो आपसे एफिशिएंसी फाइंड आउट करने की बोलता है और Q अमाउंट ऑफ Q के बजाय अगर वो आपको टेम्परेचर दे देता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, ये पार्ट 3 भी हो गया। पार्ट 4 के अंदर इंशाल्लाह हम रेफ्रिजरेटर देखेंगे, उसकी एफिशिएंसी को देखेंगे, फिर एक और ब्लास्टिंग कॉन्सेप्ट जो है वो आएगा इसका, जिसको हम एंट्रोपी कहते हैं। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।